तो मैंने लोकल ड्राइव और गूगल ड्राइव का कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन लेवल पे। डुअल वाउचर्स। अब डुअल वाउचर किस लिए कहते हैं? डुअल वाउचर इसलिए कहते हैं बिकॉज कि आपका जो है ये होता है कि कोई भी एंट्री मॉड्यूल जैसे सेल हो गया, इससे हमारी अकाउंट भी पोस्टिंग होती है और हमारी स्टॉक भी रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए हम लोग इसको जो है डुअल वाउचर बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको डुअल वाउचर मेंटेन करनी है, तो आपका जो है सेल और सेल रिटर्न वाला मोड जो है उसको हम लोग डुअल वाउचर मोड कह के रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए हम एक बार देख लेते बिजी में। बिजी का स्क्रीन को एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप एडमिन ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर सेल और सेल रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम सेल पे जाते हैं, ऐड करते हैं और यहाँ से हम सेल टाइप सिलेक्ट करते हैं। तो सेल टाइप कोई बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे अगर आप लोकल बिलिंग करने जा रहे हैं 12% वाला तो 12% ले लिया। अगर आप लोकल एग्जेम्प्टेड बिलिंग करने जा रहे हैं तो एग्जेम्प्टेड। अगर लोकल आइटम वाइज मतलब एक ही बिल में 4-5 टाइप के टैक्सेशन के आइटम्स है तो आइटम वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर आप पार्टी का बिलिंग शिपिंग एड्रेस अगर आपको चेंज करना है कि आपका एड्रेस शिपिंग एड्रेस अलग है तो आप शिपिंग एड्रेस अलग डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गोडाउन, आप गोडाउन सिलेक्ट कर ले कौन से गोडाउन से आपको स्टॉक माइनस करानी है। फिर आपने जो आइटम सिलेक्ट कर ले, कोई भी आइटम जो आप सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपने एक सेल कर लिया। ठीक है, आपने रेट डाल दिया। अब इसको एंटर करें तो यहाँ से आपका टैक्स कैलकुलेशन ले लेगा, क्योंकि आपने आइटम मास्टर में डिफाइन करके रखा है और आपने आइटम वाइज करके रखा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने आइटम 18% है और आपने यहाँ पर आइटम वाइज करके रखा है, तो इसीलिए इसमें अमाउंट के बाद एंटर करते इसका आइटम ले लिया। फिर दूसरा आइटम आ जाते हैं, तो दूसरा आइटम पे अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, इसको एंटर करेंगे तो इसमें अगर एग्जेम्प्टेड रखा है तो इसको एग्जेम्प्टेड ले लेगा। ठीक है, तो ये आइटम वाइज हो गया। अगर आप इसी पोजीशन पे अगर आप इसको सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ये आपकी आइटम वाइज कॉलम क्रिएट हो जाएंगी इनवॉइस पे। ठीक है, देखिए टैक्सेशन का आइटम वाइज अलग अलग कॉलम क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आप यही चीज जो है आप आइटम वाइज ना करके मान के चले, अगर आपको एक ही बिल में एक ही परसेंटेज का जीएसटी है, सपोज 18%, तो फिर आपको यहाँ पर आइटम वाइज ना करके यहाँ पर अप्लाई टैक्स बटन क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ठीक है, अगर मल्टी रेट का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हो टैक्स आइटम वाइज ही हो, लेकिन मेरा कॉलम ना बने, मेरी नीचे प्रिंट हो जाए मल्टीपल टैक्सेशन का, तो इसमें क्लिक करते ही आपका जो है आइटम वाइज में जैसे कॉलम है वैसे कॉलम में नहीं बैठेगा, यहाँ पर मल्टीपल हो जाए। मतलब अगर दो बार सीजीएसटी एसजीएसटी अगर एक आइटम, मान के चलिए ये आइटम हमने बता दिया, आ, इस आइटम को हम ले लेते हैं 5% फॉर एग्जाम्पल। इसको F9 प्रेस करके हटा लेते हैं, फिर से उठा लेते हैं इसको। अब हमने मल्टी रेट लिया है, ये काम आइटम वाइज ही कर रहा है लेकिन इस केस में क्या है, कॉलम नहीं बनेंगे, नीचे बिल एंडीज में आ जाएंगे। अप्लाई टैक्स बटन क्लिक करूंगा तो देखिए दो बार आ गया सीजीएसटी। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सीजीएसटी एक बार 9% का आ गया, एक सीजीएसटी एक बार 2.5% का आ गया, क्योंकि आपने दो आइटम लिया, एक 5% वाला आइटम था, एक 18% वाला आइटम था। जो 5% है उसको भी सीजीएसटी एसजीएसटी लिया, जो 18% है उसको भी सीजीएसटी एसजीएसटी लिया। ठीक है, तो बिल के प्रिंट आउट में भी ऐसे ही आएगा नीचे अब आ जाते हैं सेल रिटर्न। जैसे भी जो भी आप सेल कर रहे हो उसके केस में अगर कस्टमर कुछ मटेरियल आपको रिटर्न दे रहा है, तो आप जिस कस्टमर का आपने सेल किया उस कस्टमर सेलेक्ट करते ही आपको ओरिजिनल वाउचर नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जो एक्चुअल सेल बिल नंबर वो डालते ही आपका यहाँ पर सेल अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट आ जाएगा। फिर आप जो गोडाउन पे मटेरियल को रिसीव कर रहे हो और जो आइटम आप रिटर्न ले रहे हो, जैसे आपने ये आइटम रिटर्न ले रहे हैं। ठीक है, आपने डाल दिया और इसको जो है आपने अप्लाई टैक्स कर लिया और इसको जैसे आप सेव कर लिया, तो यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट का बॉक्स आ जाएगा। एडजस्टमेंट पे वो ओरिजिनल बिल बता देगा जो बिल के अगेंस्ट आप रिटर्न कर रहे हो, तो इसी बिल से आपका जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्टी का लेजर भी एडजस्ट हो जाएगा और आपके स्टॉक भी इन हो जाएंगे।
तो यही से आपकी जो है सेल रिटर्न, जिसको हम लोग क्रेडिट नोट बोलते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये अकाउंट पोस्टिंग के लिए, ये क्रेडिट साइड में पार्टी का बैठ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। दैट इज डुअल वाउचर फॉर परचेज एंड परचेज रिटर्न। तो अगर जैसे हमने सेल और सेल रिटर्न देखा, वैसे परचेज और परचेज रिटर्न से भी तो अपनी अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों ही पोस्टिंग होती है। परचेज अगर हम वेंडर से परचेज करें तो हम परचेज ऐड करके करेंगे, एंट्री स्कीम सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ डिफरेंशिएशन यही है कि आप पार्टी यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी उठा रहे हो, ना कि डेटर्स पार्टी। बट वही खाली वही डिफरेंशिएशन है। और इसके अलावा एक डिफरेंशिएशन ये भी होता है कि आईटीसी एलिजिबिलिटी, मतलब आप परचेस किस टाइप का परचेस करने जा रहे हैं। कि आपका ये परचेज जो इनपुट गुड्स है, मतलब कि आप इसी आइटम को फिर से सेल आउट करोगे, तो ये इनपुट गुड्स। अगर आप सर्विस परचेज कर रहे हो, कि अगर आपको किसी ने आपको एमसी बिल दिया है, तो उस केस में आपका ये इनपुट सर्विस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कोई ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि अगर हम परचेज एंट्री में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आईटीसी एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। इनपुट गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, जिसको बेचने के लिए खरीद रहे हो, तो वो उसका आईटीसी होगा इनपुट गुड्स। जो सर्विस आप ले रहे हो, परचेज सर्विस, जैसे एमसी हो गया, या कोई भी सर्विस बिल आपको दे रहा है, परचेज सर्विस बिल, तो इनपुट सर्विस के अंडर आएगा। कोई कैपिटल गुड्स अगर आप परचेज करो, तो वो कैपिटल गुड्स सर्विस के अंडर आएगा। ठीक है, तो यही है। बाकी आइटम्स वगैरह लेना है, क्वांटिटी लेनी है। इसके बाद आपको जो है प्राइस वगैरह डालनी है। ठीक है। डालने के बाद आपको टैक्स एप्लीकेशन अप्लाई टैक्स करनी है और उसको सेव करनी है, तो ये आपका परचेज एंट्री बन जाएगा। ठीक है। ओरिजिनल परचेज बिल नंबर आप एक्चुअल परचेज बिल नंबर डाल सकते हैं। एक्चुअल परचेज बिल नंबर मतलब जो पार्टी आपको बिल नंबर प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कि आपका वाउचर नंबर अलग हो, आपका वाउचर नंबर ऑटोमेटिक चल रहा है, और पार्टी का हो गया, पार्टी जो बिल नंबर आपको प्रोवाइड करेगा एक्चुअल बिल नंबर, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो आपकी जीएसटी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे आपकी पार्टी की अकाउंट पोस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको अब रिटर्न मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट, आप ऐड करें, और यहाँ से पार्टी में जाके जो भी पार्टी से आपने मटेरियल रिटर्न, मतलब पार्टी को मटेरियल रिटर्न दे रहे हैं, उसकी ओरिजिनल परचेज बिल नंबर आपने डाल दिया। ठीक है। इससे जो भी परचेज अमाउंट है, सीजीएस अमाउंट, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और आपके गोडाउन से आप रिटर्न करा रहे हैं, मतलब आपके गोडाउन से स्टॉक माइनस करा रहे हैं, और वो जो भी आइटम आप रिटर्न करा रहे हैं, वो आइटम आपको सिलेक्ट करनी है, और जो भी क्वांटिटीज आप रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको सप्लायर क्रेडिट नोट का एक ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए तो परचेज रिटर्न हो गया, अगले के लिए तो क्रेडिट नोट हो गया, क्योंकि अगले ने आपको बेचा है, सप्लायर ने। तो वो आपको क्रेडिट नोट रेज करेगा, तो ही आप क्रेडिट नोट के अगेंस्ट पे डेबिट नोट एंट्री करेंगे, तो उसका क्रेडिट नोट नंबर जो भी रहेगा, वो आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है। और इसको जो है अपना सेव कर लें। यहाँ पर एडजस्टमेंट आ जाएगा, तो वो एक्चुअल परचेज बिल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस बिल के अगेंस्ट पे आप ये एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअल परचेज बिल को एडजस्ट करने से वो आपके पार्टी के अकाउंट से भी वो माइनस हो जाएगा, सप्लायर के अकाउंट से भी। ठीक है। तो ये था बेसिकली सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो कि डुअल वाउचर मोड पे है। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे, जिसमें पहला आता है पेमेंट, रिसिप्ट एंड जनरल एंड कॉन्ट्रा। ओके। सो पेमेंट रिसीव जनरल कॉन्ट्रा, पेमेंट से क्या क्या कर सकते हैं। पेमेंट पे हम अगर किसी सप्लायर को पेमेंट करने जा रहे हैं किसी बिल के अगेंस्ट पे, तो वो कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पे पेमेंट कर रहे हैं, जैसे ऑफिस रेंट हो गया, सैलरी हो गया, अगर वो उस टाइप की एंट्रीज हमें करनी है, तो वो भी हम पेमेंट से कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड है, जो भी खर्चा हो रही है मेरी, वो हम पेमेंट पे चला सकते हैं, चाहे वो पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कोई एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पे पेमेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम डेबिट हम लेंगे, जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, अगर बिजी इन्फोटेक हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना रुपए पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो बिल एडजस्टमेंट का बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, बिल वाइज हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद कैश में कर रहे हैं, कार्ड में कर रहे हैं, वो आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी हम जो है कैश में दे रहे हैं, तो इस टाइप की एंट्रीज भी आप पेमेंट से कर सकते हैं। ठीक है। रिसिव में भी जैसे कि अगर आप
कोई भी रिसीव पार्टी से कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं, जिसके नाम पे हमने बिल बनाया है एबीसी कस्टमर, तो ये देखिए क्रेडिट साइड में बैठ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये एबीसी कस्टमर आपको दे रहा है, तो इसलिए वो क्रेडिट में बैठ रहा है, क्योंकि जो गिवर है वो क्रेडिट साइड में बैठता है। और कौन से बिल के केस पे एडजस्ट करना चाहते हैं वो बिल एडजस्ट कर लिए। और डेबिट मतलब मेरा कैश आ रहा है या बैंक में पैसा इन हो रहा है, अगर मेरा बैंक में पैसा इन हो रहा है तो बैंक को हम डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव हो गया। अब आ जाता है जर्नल पे। तो जर्नल में क्या होता है फिर, अगर हम पेमेंट रिसीव से खर्चे की एंट्री कर सकते हैं और पेमेंट मतलब जो पैसा रिसीव कर उसकी एंट्री कर सकते हैं, जर्नल से क्या कर सकते हैं। तो जर्नल से मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए अगर आप कोई टैक्स एडजस्ट करना चाहते हैं, इनपुट सीजीएसटी आउटपुट के साथ सीजीएसटी इनपुट एडजस्ट करना चाहते हैं, सीजीएसटी आउटपुट को डेबिट करना चाहते हैं, सीजीएसटी इनपुट को क्रेडिट करना चाहते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। ठीक है, वो आप जर्नल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप कोई बेसिकली कोई एक्सपेंसेस वाली चीज को आउटस्टैंडिंग में खड़ा करना चाहते हैं, कि जैसे कि जैसे मान के चलिए कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी है जो आपको बिल नहीं दे पा रहा है, परचेज बिल नहीं दे पा रहा है, तो उस टाइप की एंट्री आप जर्नल के थ्रू करना चाहते हैं। जर्नल के थ्रू भी आप जो है जीएसटी पोस्टिंग करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ले लिया अनरजिस्टर्ड एक्सपेंसेस बोल के, ठीक है, या आप इसको आरसीएम एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। अब जैसे आपने बता दिया कि कोई ऑफिस रेंट आपसे ले रहा है या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ले रहा है, तो ये मान के चलिए आपका आरसीएम के अंडर है, तो हमने इसको सभी ले लिया, डेबिट कर दिया ऑफिस मेंटेनेंस, 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये कौन ले रहा है, मान के चलिए आपका जो क्रेडिटर है, मतलब जो पार्टी है जिसको आपको पे करना है 15,000 रुपये एज एन ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, वो पार्टी मान के चलिए बिजी इंपोर्ट है। ठीक है, और आपने इसको जो है सेव सेव कर लिया। ठीक है, तो ये आपका जनरल हो गया बेसिकली। अब ये जो आरसीएम मैंने अभी किया है, आरसीएम मोड पे एंट्री किया, इसकी अगर हमें कंसोलिडेटेड एंट्री जनरेट करनी है, तो हम जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में जाके चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम में जाएंगे, मंथली वाइज निकालेंगे। ठीक है, या डेली बेसिस पे निकालेंगे। तो ये मेरी 15,000 वाली एंट्री दिखी, मैं इसको एंटर करूंगा, फिर यहाँ से अगर मैं F4 बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ से भी मेरी जनरल पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये भी एक जनरल पोस्टिंग का पार्ट हो गया। तो यहाँ से भी मेरी जनरल, जिसमें सीजीएसटी इनपुट आरसीएम डेबिट हो रही है, सीजीएसटी आउटपुट आरसीएम क्रेडिट हो रही है। तो यही यहीं से सेव करेगा, तो यहीं से मेरी जीएसटी 2 को भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये मेरा जीएसटी 2 को भी एज ए रिवर्स चार्ज एंट्री रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मैं इनवॉइस नंबर डाल के कर सकता हूँ। तो इस तरह की एंट्री जो है जनरल वाउचर के मोड से भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो आरसीएम एंट्री हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट हो, चाहे वो किसी लेजर एडजस्ट कर क्यों ना हो। कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा क्या है, कॉन्ट्रा में बेसिकली क्या होता है, बैंक और कैश के लेजर ही दिखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा मतलब हो गया कि अगर आप बैंक पैसा बैंक में जमा देने जा रहे हो, तो आप कॉन्ट्रा एंट्री के साथ कर सकते हैं, जिसमें आपके कैश पॉकेट से जा रही है, आउट हो रही है, बैंक में जमा हो रही है तो बैंक डेबिट हो जा रहा है, और कैश आपकी आउट हो जा रही है तो कैश क्रेडिट हो जा रहा है। अगर कैश विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से, तो कैश को आपने डेबिट कर लिया और बैंक को आपने क्रेडिट कर लिया। तो इस तरह की एंट्री जो है कॉन्ट्रा एंट्री जो है, जिसमें सिर्फ बैंक और कैश लेजर ही दिखेगा, अदर कोई लेजर दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो इससे जो है आप मेंटेन कर सकते हैं। डेबिट नोट विदाउट आइटम एंड क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। अब एक ऑप्शन ये भी आ जाते हैं कि डेबिट नोट विदाउट आइटम और क्रेडिट नोट विदाउट आइटम का कॉन्सेप्ट कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम बिल करते हैं, ठीक है, तो जैसे जब भी हम डेबिट क्रेडिट करते हैं या जैसे हम सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न से करते हैं, तो यहाँ से मेरी स्टॉक और अकाउंट्स दोनों रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई कहता है कि मुझे स्टॉक रिफ्लेक्ट नहीं कराना है, जैसे कोई मुझे डिस्काउंट दे रहा है परचेज करते हुए, तो उसी सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया था, तो 2 दिन बाद उसने मुझे मेरे नाम पे जो है एक बेसिकली क्रेडिट नोट रेस कर रहा है, तो मेरे लिए वो डेबिट नोट हो गया डिस्काउंट के लेजर को लेकर के। तो मैं यहाँ पर डेबिट नोट में मेंटेन करूंगा, फिर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा डेबिट नोट पे जो भी मेरी है। बेसिकली अगर जैसे मैं परचेज रिटर्न से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ले लूंगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिसीव अगेंस्ट परचेज। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर जो भी डिस्काउंट का लेजर हो गया वो, या मैं यहाँ पर पहले पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, जो भी मुझे दे रहा है। ठीक है, तो वो पार्टीज को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या अगर मैं एक्सपेंसेस लेजर सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसके अगेंस्ट पे मुझे, या डिस्काउंट का रिसीवर लेजर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो गिवर तो पार्टी है, तो पार्टी क्रेडिट साइड में बैठेगा।
और जो है मेरी अगर डिस्काउंट में मुझे मिल रहा है तो मैं डिस्काउंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। नॉर्मली मैं अगर नॉर्मल केस में समझूं तो ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए आपकी परचेज रिटर्न हो रही है, ठीक है, तो आपको विदाउट स्टॉक इसकी डेबिट नोट एंट्री करनी है। तो आपको डेबिट साइड में जो है पार्टी को डालना है जिसको आप रिटर्न कर रहे हो मटेरियल, कितने रुपए का मटेरियल रिटर्न कर रहे हो, और क्रेडिट साइड में आपको डालना है बिल वाइज एडजस्ट करना है, परचेज बिल के साथ एडजस्ट करना है, वो बिल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और क्रेडिट में डालना है आपको परचेज ले जाए, क्योंकि या बाय डिफॉल्ट आपका पहले डेबिट पार्टी होगा, फिर डेबिट सीजीएसटी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज 50 रुपीज मैंने कर दिया, फिर एसजीएसटी इंपोर्ट हमने 50 कर दिया, फिर मेरी क्रेडिट होगी परचेज, क्योंकि परचेज नॉर्मली क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है। तो अगर एक्सपेंसेस को कम करना है तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड में डालना है, क्योंकि मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ मटेरियल, तो मेरे लिए तो एक्सपेंसेस कम हो जा रहा है। तो इससे भी जो है आप अपनी डेबिट क्रेडिट मतलब सेल रिटर्न परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी आपके जो है रिफ्लेक्शन कर जाएगा जीएसटी 2 में, ठीक है। डेट ओरिजिनल परचेज बिल नंबर डालते हैं, उसकी डेट एचएसएन कोड यूनिट ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा सारा, ठीक है। सेम चीज, और यहाँ पर भी देखिए सेव करते वक्त भी आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सप्लायर क्रेडिट नोट का। तो यहाँ पर आप इसको क्रेडिट नोट डाल के आप इसको जो है सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेम क्रेडिट नोट के क्षेत्र में मतलब सेल रिटर्न, अगर आपको कोई कस्टमर रिटर्न दे रहा है तो उन कस्टमर के लिए वो डेबिट नोट हो गया, लेकिन आपके लिए वो क्रेडिट नोट हो गया। तो क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल पे आपने किया, तो आप क्रेडिट मतलब कस्टमर एबीसी कस्टमर को रिटर्न दे रहा है, तो ये गिवर है, तो इसको क्रेडिट साइड में बताना है कितना रुपए का रिटर्न दे रहा है वो डाल दिया, कौन से बिल के केस में रिटर्न करे वो बिल सेल बिल ले लिया, फिर डेबिट आपका सेल हो गया, क्योंकि सेल नॉर्मली नॉर्मली क्रेडिट साइड में बैठता है क्योंकि वो इनकम लेजर हो गया। तो अगर आपका इनकम कम हो जा रहा है, आपका सेल रिटर्न हो जा रहा है मटेरियल, तो आपको डेबिट साइड में जो है सेल्स लेजर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब डेबिट साइड करने से पहले आप क्रेडिट सीजीएसटी आउटपुट को कर सकते हैं, ठीक है। ये 700 में 20 रुपए आपका सीजीएसटी आउटपुट था, एसजीएसटी आउटपुट 20 रुपए था, फिर आपने डेबिट कर दिया सेल लेजर टोटल। फिर यहाँ पर भी वही एक्चुअल वही सिस्टम है, आप ओरिजिनल सेल बिल वाउचर नंबर डालते हैं, इसका डेट वगैरह डिटेल वगैरह सब ले लेगा, तो ये भी जीएसटी 1 पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये विदाउट आइटम हो गया, सिर्फ अकाउंट पोस्टिंग के पर्पस पे हो गया ये। स्टॉक ट्रांसफर स्टॉक जर्नल, तो अगर मान के चलिए अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर एंट्री करनी हो या स्टॉक जर्नल, तो सबसे पहले एक चीज तो ध्यान में रखनी है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे इन्वेंटरी पे आपका ये एनेबल होनी चाहिए, एनेबल मल्टी गोडाउन। अगर आप ये एनेबल नहीं एनेबल करते उसके बाद आपको मटेरियल सेंटर क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा और ट्रांजैक्शन में स्टॉक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां से आपको गोडाउन का लिस्ट मिल जाएगा कौन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो आप मेन फ्रॉम सेंटर जहां से आप जा रहे भेज रहे हो, और टू सेंटर मतलब जहां पर टारगेट सेंटर जहां पर मटेरियल जा रही है, स्टॉक इन हो रही है, तो वहां पर आप ये स्टॉक ट्रांसफर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक जर्नल एक एंट्री मॉड्यूल आ जाता है जो कि एक तरह का मैनुअल प्रोडक्शन एंट्री मॉड्यूल बोल सकते हैं या स्टॉक एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। तो स्टॉक जर्नल से आप दोनों चीज कर सकते हैं, आइटम जनरेट भी कर सकते हैं, आइटम कंज्यूम भी कर सकते हैं, कि आपने बता दिया कि क्या आइटम बनना है और कितना क्वांटिटी मुझे बनानी है या स्टॉक बढ़ानी है, और कौन सा आइटम मुझे स्टॉक से माइनस कराना है, कंज्यूम कराना है। तो ये स्टॉक जर्नल पे आप डिसाइड करोगे क्या आइटम का स्टॉक बढ़ाना है और किस आइटम का स्टॉक को कंज्यूम कराना है, ठीक है। तो थ्रू स्टॉक जनरल जो है आप अपना स्टॉक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। डे एंड में देखा जाए फिजिकल स्टॉक, जब हम लोग वेरीफाई करते हैं फिजिकल स्टॉक, जिसमें डे एंड पे या मंथ एंड पे हम देखते हैं कि फिजिकली हमारे गोडाउन पे 10 पीस पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है वो 12 पीस, मतलब 2 पीस एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो हम यहाँ से कंज्यूम 2 पीस का कर सकते हैं। तो मेरी 10 के 10 फिर फिजिकल के साथ मेरी सॉफ्टवेयर की स्टॉक को भी मतलब मैच करा लेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। मैंने आज का डे बेसिक सेशन था, तो बेसिक सेशन में जो भी बेसिक्स एंट्री मॉड्यूल थी, बेसिक्स जो चीज़ें थी बेसिक के रिलेटेड वो मैंने आज कवर अप किया है।
टुमारो हम लोग कुछ और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बाकी इसमें अगर किसी की कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो हमें पूछ सकते हैं इस सेशन पे, या अपने क्वेरीज भी चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या किसी को कुछ भी चीज़ों में कुछ कोई भी चीज़ समझनी हो तो पूछ सकते हैं। स्टॉक जर्नल एंड स्टॉक जो ट्रांसफर का पार्ट है वो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक जर्नल का मतलब हो गया कि एक तरह का आप समझ लो मैनुअल प्रोडक्शन, या आप स्टॉक एडजस्टमेंट समझ लो कि मान के चलिए आप चाहते हो कि मैं कोई भी आइटम का स्टॉक तुरंत बढ़ा दूं, ठीक है, इंक्रीज कर दूं, या कोई भी आइटम का स्टॉक कंज्यूम करा लूं, मेरे गोडाउन से आउट करा लूं या कंजम्पशन करा लूं, चाहे वो मैं प्रोडक्शन के लिए भी कर सकता हूँ या कोई भी अदर चीज़ों के लिए कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप स्टॉक जर्नल को यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको दो ऑप्शन दिख रही थी, आइटम जनरेट और आइटम कंज्यूम। तो आइटम जनरेट का मतलब हो गया कि आपका जिससे आपका स्टॉक बढ़ रहा है, तो ये जनरेट में अगर आप कोई क्वांटिटी डाल रहे हो, कोई आइटम सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये क्वांटिटी आपके गोडाउन पे बढ़ जा रही है स्टॉक इस आइटम की। और कंजम्पशन पे अगर कोई आइटम आप ले रहे हो और उसकी क्वांटिटी आप डाल रहे हो कंजम्पशन पे, तो इससे मतलब कि ये आपके गोडाउन से स्टॉक माइनस हो जा रही है। और स्टॉक ट्रांसफर सिंपल है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे ट्रांसफर करनी है तो आपको स्टॉक ट्रांसफर से करनी है, जहां पर आपको दो गोडाउन सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस गोडाउन से किस कौन से गोडाउन पे आपका स्टॉक ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके बिजनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है चार पांच लोकेशन से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूवमेंट करा रहे हैं, तो फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, फ्रॉम मतलब जहां से जा रहे हो और टू मतलब जहां पर जा रही है लोकेशन। हेलो। कॉन्ट्रा एंट्री का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सिंपल समझ लो कि आप बैंक में पैसा जमा देने जा रहे हो या बैंक से पैसे उठाने जा रहे हो, तो यही कॉन्ट्रा एंट्री एंट्री से कर सकते हैं बेसिकली, कि अगर आप बैंक से पैसा उठाने जा रहे हो, तो विड्रॉल करने जा रहे हो बेसिकली जो कहते हैं हमें, तो उस केस में हम डेबिट क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं बेसिकली कैश, अगर हम पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो कैश अपने पॉकेट में आ रही है, तो हम कैश को डेबिट कर लिए, और मेरे बैंक से जो है पैसा निकल जा रहा है, तो जो व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिट, ठीक है। सेम चीज अगर हम बैंक में पैसा जमा देने जा रहे हैं, तो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक में पैसा इन हो रही है तो बैंक डेबिट, और मेरी कैश पॉकेट से जा रही है, बैंक में पैसा जमा हो रही है, तो मैं इस केस में कैश को जो है हम क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉन्ट्रा कैश और बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए ही है। अच्छा, मल्टी रेट का कॉन्सेप्ट तो आप कर सकते हो, उसके लिए क्या करना है बेसिकली, ये सारे पॉइंट जो है हमारे सेशंस पे रहेंगे, अपकमिंग सेशंस पे जो है डे 1 to डे 5 सेशन में हम लोग वो सब कवर अप करेंगे। तो फिलहाल फिर भी मैं बता देता हूँ कि कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर इन्वेंट्री के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आइटम प्राइसिंग मोड।
तो यहाँ से आप उसको मल्टी प्राइसिंग लिस्ट को ऑन कर ले, कॉन्फ़िगर में क्लिक कर ले और आफ्टर पार्टी को सिलेक्ट कर ले, और इसको जो है ओके करके आप सेव कर ले कॉन्फ़िगर को। सेव करते ही आपको जो है आइटम मास्टर पे जब आप आइटम क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ से आप आइटम पे सेव करते ही यहाँ पर मल्टी रेट का एक बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पर E to Z कैटेगरी ऑफ प्राइसिंग डाल सकते हैं। आपने ये कैटेगरी आपने बताया, ये कैटेगरी का प्राइसिंग 100 रुपये रहेगा, वही आइटम का बी कैटेगरी का प्राइसिंग 120 रहेगा। तो अब ये जो आपने सेव कर लिया, और आप चाहते हो कि पार्टी वाइज मैं वो कैटेगरी टैग कर दूं कि ABC कस्टमर को जब भी मैं बेचूंगा तो ये कैटेगरी प्राइसिंग पे बेचूंगा, तो इसको एक कैटेगरी कर लिया। ठीक है, जब भी आप सेल करने जाएंगे ABC कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो पहली कैटेगरी आ जाएगी ये। अब ये कैटेगरी के अंदर जो भी आइटम रहेगा, यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करते ही आपका उस ए कैटेगरी की प्राइसिंग यहाँ पर बैठ जाएगी 100 रुपये। अगर आपने इसको बी कैटेगरी कर देते हैं तो ये इसका प्राइस अपडेट होकर 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टी प्राइसिंग एंटी मॉडल पे यूज कर सकते हैं। बैंक चार्जेस की एंट्रीज तो बेसिकली एक्सपेंसेस एंट्री हो गया। अगर आपको बैंक आपके चार्ज काट रहा है, बैंक चार्जेस है, तो आप जनरल के थ्रू कर सकते हो उसको, बैंक चार्जेस को डेबिट करके। और बाकी आपका कैश में जा रहा है या जो भी आपके अकाउंट से जा रही है उसको आप क्रेडिट कर सकते हैं। विदाउट आइटम वाला जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है उससे कोई इन्वेंट्री इफेक्ट नहीं जाएगा, अकाउंटिंग इफेक्ट होगा सिर्फ। मोबाइल ऐप में एक्चुअली मोबाइल ऐप का पार्ट इस सेशन पे है, हम लोग आने वाले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे और गो थ्रू करेंगे, देखेंगे। बेसिकली मोबाइल ऐप में जो है ये आप अपने प्ले स्टोर या iOS स्टोर से बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे तो आपको बेसिक आइकॉन का मोबाइल ऐप आ जाएगा। जिससे क्या होती है, आप क्लाउडिंग मतलब आप कहीं पे भी बैठे हो मोबाइल से आप अपने डेटा में रिपोर्ट वगैरह एंट्री वगैरह भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दिखा रहा था बिजी एजेंट पे, जो क्लाउड सिंक्रोनाइज वाला इंक्रीमेंटल वाला ऑप्शन, कि 2 मिनट बाद बाद जो भी मैं टाइम सेट सेट करके रखूंगा मेरी बैकअप भी ले लेगा, मेरा मोबाइल ऐप में भी डेटा अपडेट कर लेगा, अपलोड कर लेगा मेरे सर्वर से। तो उसके लिए जो है आपका बिजी एजेंट वाला एप्लीकेशन जो है वो यूज करने में काफी इजी रहेगा, जहाँ से आपकी डेटा जो है इंक्रीमेंटल वे में अपलोड होता रहेगा, जो भी आप मॉडिफिकेशन चेंजेस कर रहे हैं अपने डेटा पे वो अपडेट होता रहेगा एज पर टाइमिंग। और मोबाइल ऐप को ऑन करने के लिए बिजी में आपको जो है बिजी के फीचर ऑप्शन दिया गया है, वहां पर आप जो इसको ऑन कर सकते हैं कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे।